बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो लेक्चर है सेल्स टैक्स एक्ट के हवाले से जो हमारा एक टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका थर्ड लेक्चर है। हर टेस्ट के अंदर हम 50 एमसीक्यूज जो है उसको सॉल्व करते हैं पेपर के हवाले से, ताकि हमें पता चले कि कितने एमसीक्यूज जो है वो किस किस्म के एमसीक्यूज आपके पेपर में आ सकते हैं। आज का पहला एमसीक्यू है कि सेक्शन 3 जो है सेल्स टैक्स एक्ट का किसके साथ डील करता है? स्कोप ऑफ टैक्स के साथ। इसका जो जवाब है वो ऑप्शन सी है, स्कोप ऑफ टैक्स उसके साथ डील करता है हमारा जो सेक्शन 3 है। अब फर्दर यहाँ पे एक अगली चीज भी आ गई कि आप ये बताएं, इसके लिए आप लोग कोशिश किया करें कि अपने साथ किताब जो हमारी ये इंस्पेक्टर एफबीआर के हवाले से किताब है आप इसको ओपन करके बैठा करें और वन लाइनर के एमसीक्यूज इसमें वन लाइनर दिए होंगे हर एक्ट के हवाले से। आप इस वन लाइनर को ओपन करेंगे तो इसमें ये सारी चीजें इन शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं। यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो आपको नजर आ जाएगा कि जो सेक्शन 3 है ये स्कोप ऑफ टेस्ट के हवाले से है। जो आपका टेक्स्ट है उसका स्कोप क्या है, दायरा कार क्या है। तो इसमें जो अगर आप बात करें जीरो रेटिंग की, तो जीरो रेटिंग के साथ जो है वो सेक्शन 4 डील करता है। सेक्शन 4 में जीरो रेटिंग का हवाला है और सेक्शन 3 जो है वो स्कोप ऑफ टैक्स के हवाले से है। और टाइम एंड मैनर उसका सेक्शन जो है वो अलग है, सेक्शन 6 है। इसका असूल ये होता है, छोटा सा अपने जहन में रखने, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। एमसीक्यू अक्सर लोग कहते हैं कि सर वो फलां बुक से एमसीक्यूज आए हैं या फलां से नहीं आए। देखिए एमसीक्यू दो तरह से आ सकता है। एक तो उसका तरीकाकार ये है कि एज इट इज, बट जनरली ये होता है कि जो इसकी कोई और ऑप्शन अगली बार हो सकता है वो इसको मिस कर दे, या वो इसको चेंज करके कि स्कोप ऑफ द टैक्स हैज बीन डिफाइंड इन द डैश सेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट। तो वो स्कोप ऑफ टैक्स को ऊपर ले जाए और जब आप सेक्शन 3 को किधर लेकर आ जाए, उसके ऑप्शंस के अंदर लेकर आ जाए। तो आपने जो चीज याद करनी है वो ये एमसीक्यू याद नहीं करना, जनरल कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेल्स टैक्स है उसका स्कोप सेक्शन 3 के अंदर है, जीरो रेटिंग सप्लाई के बारे में सेक्शन 4 के अंदर है, और टाइम एंड मैनर ऑफ द पेमेंट ये सेक्शन 6 के अंदर है। तो ये इसका तरीकाकार होता है किसी भी एमसीक्यू टेस्ट को समझने को और करने का। सेकंड क्वेश्चन, सेल्स टैक्स इज चार्ज लेविड एंड पेड एट द रेट ऑफ 17%। जनाब इसका रेट है ये सेक्शन 3 के अंदर आपको मिल जाएगा। आप सेक्शन 3 ओपन कर लें, वहां पर जाकर देखेंगे। अगर आपको सेक्शन 3 वैसे मुश्किल है थोड़ा सा, तो आप वन लाइनर में फिर दोबारा वापस आ जाइए, जो हमने किताब में दी है वन लाइनर में लिखा हुआ है कि जिस जो आपका स्कोप ऑफ टैक्स है 17% ऑन टैक्सेबल सप्लाई। तो सेक्शन 3 में ये चीज दिखा है। अब आपको अगली बार वो ये पूछ सकता है कि जी 17% कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 3 में मेंशन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 जो है वो 17% आपका सेल्स टैक्स का रेट है। टैक्सेबल सप्लाई स्पेसिफाइड इन डैश शेड्यूल shall be charged to a tax at the rate of 17%। जो थर्ड शेड्यूल वाली सप्लाई है उसके ऊपर 17% है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर इस टैक्स को कम भी कर सकती है और क्या कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। एक चीज आपको मैंने कई बार बताई है कि टैक्स की जो मेन किस्में हैं वो दो है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स डायरेक्टली किसी की जेब से गवर्नमेंट खुद लेती है वो डायरेक्ट है। सबसे बड़ी मिसाल इनकम टैक्स, डायरेक्टली आपकी आमदन पर आपसे ले लिया जाता है। अब जो सेल्स टैक्स है हम डायरेक्टली किसको देते हैं, दुकानदार को, जिस जहां से चीज परचेज करते हैं वो हमसे कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके जिसको देता है वो गवर्नमेंट को दे देता है। तो ये कौन सा टैक्स हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। सवाल क्या है कि सेल्स टैक्स इज चार्ज डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ गुड्स, या इनडायरेक्टली टू द रिटेलर। रिटेलर तो नहीं देता, पे कौन करता है, कंज्यूमर पे करता है। कंज्यूमर से फर्दर वो टैक्स ऊपर तक चला जाता है। तो जनाब जो आपका सेल्स टैक्स है इनडायरेक्टली है और जो कंज्यूमर है वो इसको पे कर रहा होता है। बी जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का। सब लोग जिनको मैंने अभी आज टेस्ट भेजा था वो अपना आंसर जो है वो उसको अटेम्प्ट करते जाए और साथ साथ इसको चेक करते जाए ताकि पता चले कि आपका जवाब ठीक है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लास 1 द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 a registered person is required to collect tax rate at 17%। अब देखिए ये रजिस्टर्ड पर्सन क्यों कलेक्ट करेगा भाई, मैंने आपको अभी बताया कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। रजिस्टर्ड पर्सन आपसे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लास 1 सेल्स टैक्स एक्ट इज लेविड ओनली ऑन, जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के ऊपर है, टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर है, गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, वो तो एग्जेम्प्ट जो हो गई तो वो तो क्या हो गई, माफ होगी, उसके ऊपर तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो किसके ऊपर लगेगा, टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर भी लगेगा, जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन करता है, और जो गुड्स हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी आपको देना पड़ेगा। तो बोथ बी एंड सी क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आंसर है। अच्छा, एक चीज अक्सर मैंने पहले भी कई बार बताई है कि यहाँ पर जिक्र है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, सेक्शन 13 है वैसे जो आपके सेल्स टैक्स एक्ट का, वो डील करता है एग्जेम्पशन के साथ, और सेक्शन 4 डील करता है आपके जीरो रेटिंग के साथ। कई बार लोग पूछते हैं सर ये जीरो रेटिंग और एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड का मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, और जीरो रेटिंग का मतलब है कि उसके ऊपर टैक्स होगा, वो कितने परसेंट होगा, 0%। का क्या मतलब हुआ, टैक्स नहीं होगा। फर्क ये है कि जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है उसके ऊपर ना कोई आपका टैक्स आपने पे तो नहीं करना होता, बट जो इनपुट टैक्स है वो आपको पे करना पड़ता है। जो जीरो रेटिंग होती है उसमें इनपुट जो आपने पे किया होता है उसमें एडजस्टमेंट क्लेम हो सकती है। एडजस्टमेंट क्या है, सेक्शन जो है इसका आगे चल के हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें एडजस्टमेंट का जिक्र है कि जनाब टैक्स एडजस्टमेंट कैसे होगी और किस तरह करके आप टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली टैक्स एडजस्टमेंट क्या होता है, टैक्स एडजस्टमेंट ये होता है कि जब कोई शख्स आउटपुट टैक्स देते वक्त अपने इनपुट टैक्स को उसमें से माइनस करता है। सादी सी बात है यार, आप चीजें बाहर से खरीद रहे हैं, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं, गाड़ी बनानी है ना, टायर कहीं से खरीदेंगे, उसके लिए बाकी चीजें कहीं से, आप उसको असेंबल कर रहे हैं, सबके ऊपर टैक्स पे किया, गाड़ी बन गई, अब उसके ऊपर जो आपने टैक्स देना वो आपका कौन सा टैक्स है, आउटपुट। एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप गवर्नमेंट को कहते हैं जनाब मैंने चीजें खरीदी और जितना टैक्स तो पहले भी आपको दिया है, अब मैं दोबारा क्यों दूं, तो गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है जो टैक्स आपने इनपुट दिया है वो इस आउटपुट में से क्या करें, माइनस कर दें, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी। लेकिन ये जीरो रेटिंग में क्योंकि आपका आउटपुट क्या होता है जीरो, और इनपुट जो आपने पे किया होता है आपको वो भी वापस मिल जाता है, लेकिन एग्जेम्प्टेड में आपको वो वापस नहीं मिलता। तो फायदा किन गुड्स में होता है, जीरो रेटिंग, आउटपुट कोई नहीं देनी बट इनपुट भी क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। और ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्टेड है, जो आपने इनपुट पे कर दिया है, आपको दोबारा आउटपुट टैक्स उसके ऊपर पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाए जनाब, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, वो हो गया सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आए जनाब। According to section 3(1)(a) of Sales Tax Act 1990, where a taxable supply are made to a person who has not obtained registration number, then dash percent, हाँ एक चीज ध्यान में रख लें, जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो टैक्सेबल सप्लाई देगा तो 17% देगा, और अगर किसी शख्स ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया तो उसको पेनल्टी के तौर पर उस 17 के साथ एडिशनली 3% जो है वो इजाफी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई शख्स अपने आप को रजिस्टर ना करे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इजाफी जो है वो 3%। हाँ, अब कंफ्यूज करने के लिए देखें उसमें क्या सवाल आ सकता है, वो आपको ये लिखेगा कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है विल पे अ टोटल टैक्स अमाउंटिंग टू 17%, 3%, 20%। हमने क्या पढ़ा है 3%, तो लोग क्या करके आ जाते हैं 3%, ओ भाई 3% पूरा लफ्ज पढ़े, इन एडिशन है, एडिशनल है, किसके साथ एडिशनल है, 17 के साथ, तो टोटल कितना पे करेगा वो 20। अगर हो के जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो टोटल कितना टैक्स पे करेगा तो 20, अगर वो एडिशनल कितना टैक्स पे करेगा तो 3%, क्योंकि जनरल टैक्स कितना है 17%। तो ये चीजें आपकी छोटी छोटी चीजें हैं, यही सवाल पेपर में आते हैं और यही चीजें आप गलत करके आ जाते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा अपने ख्याल रखने में कहा। आगे है कि फर्दर टैक्स ऑन स्पेसिफाइड गुड्स अंडर द स्पेशल प्रोसीजर मे बी चेंज्ड एट द रेट ऑफ 3%, 5%, 7% और 20% चार्ज है। जो आपका फर्दर टैक्स है ऑन स्पेसिफाइड गुड, अगर वो गवर्नमेंट को फर्दर टैक्स भी लेना चाहे तो वो 3% के हिसाब से आपसे मजीद टैक्स ले सकती है, उसमें मेंशन कर देंगे जनाब ये चीजें। नौवां सवाल है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(2) ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, टैक्सेबल सप्लाईज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन डैश शैल बी चार्ज। ये मैंने आपको थोड़े पहले ऊपर भी हम जिक्र करके आए हैं ना कि थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, जिनके ऊपर 17% है तो थर्ड शेड्यूल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(2) सेल्स टैक्स एक्ट, द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डैश टू प्रिंट रिटेल प्राइस, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर की जिम्मेदारी है जनाब वो अपनी उस चीज के ऊपर क्या करेगा, क्योंकि रिटेल प्राइस क्यों प्रिंट करेगा, इसी के ऊपर तो टैक्स पे करना है। अगर वो रिटेल प्राइस नहीं प्रिंट करता तो फिर उसको जुर्माना होगा कि तुमने ये कीमत प्रिंट क्यों नहीं की। सवाल नंबर 11 है, according to section 3(2) of sales tax act 1990, the goods mentioned in 8th schedule can be charged
द टैक्स एट द रेट ऑफ, अब देखें 17% जो टैक्स है वो सिर्फ थर्ड शेड्यूल के ऊपर है। अब वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कहेगा, वो ये लिखेगा, ऊपर लिख देगा कि जनाब जो टैक्स शेड्यूल आपका जो 8वां शेड्यूल है उसके ऊपर जो टैक्स है वो कितना है, ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 16% और नन ऑफ तरफ। आपने ध्यान में रखा हुआ कि टैक्स कितना होता है सेल्स टैक्स 17%, और भाई 17% सिर्फ थर्ड शेड्यूल पर है। इसने कहा है थर्ड शेड्यूल में एट्थ शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल में हर चीज के ऊपर अलग टैक्स है और उसमें मेंशन है कि यहाँ पे आपने इतना टैक्स देना है, यहाँ पे आपने प्रोड्यूस गुड्स के हिसाब से देना है, यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देना है, यहाँ पे फला आपने टैक्स पे करना है। तो वो एट्थ शेड्यूल में जो है वो स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, फिक्स रेट वहां पे नहीं है। ये 17% का जो फिक्स रेट है ये थर्ड शेड्यूल के लिए, किसी और के लिए नहीं है। ये बात ध्यान में रखें। अब जैसे ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, आप जब ये बुक देखेंगे तो हमने इसको शॉर्ट करके क्या कर दिया है कि जी फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ द 3% ऑफ द वैल्यू इन एडिशन टू द रेट स्पेसिफाइड ऑफ द सप्लाई इज मेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन 17% जो है इसका जनरल रेट है। तो वन लाइनर में हमने कोशिश की कि मेन मेन पॉइंट आप लोगों के लिए लिखती को पूरा लॉ पढ़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। वन लाइनर में चीजें आपके लिए समझना क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अच्छा जनाब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, डैश में एक्सक्लूड एनी टैक्सेबल सप्लाई और इंपोर्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव शेड्यूल बाय पब्लिशिंग। तो जी फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार है कि वो किसी चीज के ऊपर टैक्स कम करे, ज्यादा करे, किसी चीज को टैक्सेबल सप्लाई से निकाल दे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना का मसला है, तो कोरोना के अंदर क्या कर दिया कि मास्क का इशू आ गया, वेंटिलेटर का इशू आ गया, वैक्सीन का इशू आ गया, गवर्नमेंट कहती है बस इसके ऊपर टैक्स को क्या करो, खत्म कर दो, मुल्क में इमरजेंसी इन चीजों की जरूरत है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ये चीजें क्या करेंगे, पैदा करेंगे। तो गवर्नमेंट जरूरत के मुताबिक किसी भी पर्टिकुलर चीज का टैक्स कम कर सकती है। वो कहती है कि जनाब लग्जरी जो चीजें हैं इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दो, सिगरेट के ऊपर टैक्स को क्या करो, बढ़ा दो, ताकि जो है ना लोग इसके इस्तेमाल कम से कम करें। तो गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आया जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(3) ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट द लायबिलिटी ऑफ द टैक्स शैल बी, इंपोर्टर के ऊपर होगा, मैन्युफैक्चर, दोनों के ऊपर है भाई। जब आपके इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भी टैक्स देना है और मैन्युफैक्चर के ऊपर भी देना है, जिम्मेदारी एक के ऊपर तो नहीं होगी, किसके ऊपर होगी, दोनों के ऊपर होगी। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा अगर आप अपने आप एक्टिव रखें तो ये चीजें आपको खुद ब खुद आती चली जाएगी कि जब टैक्स दोनों ने पे करना है तो जिम्मेदारी दोनों के ऊपर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी दोनों हो जाएंगे। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 14, while calculating the tax on imports the addition should be made in value of imports assessed by the custom authority in respect of custom duty, federal excise duty, दोनों के हिसाब से जनाब, both A and B। इंपोर्ट के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और कस्टम ड्यूटी भी पे आपको करनी पड़ती है। उसके बाद सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज इंक्लूडेड इन, जो आप इंपोर्ट के ऊपर फॉर मैन्युफैक्चर, जो इंपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चर है, ये तो आपको कौन सा गुड्स आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है ना, तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो डेफिनेटली क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा, क्योंकि वो आपने चीज मंगवाई है कोई चीज तैयार करने के लिए, तो उसको इनपुट टैक्स कहेंगे, आउटपुट टैक्स नहीं कहेंगे। 15 का जवाब ए इनपुट टैक्स। 16, where a registered person is making taxable as well as exempt supplies, the credit of input tax is allowed only in respect of, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जनाब आपने कौन सा, कि जो एग्जेम्प्टेड है उसके ऊपर कोई भी आप किसी किस्म का रिलीफ क्लेम नहीं करेंगे, तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई जो है उसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं, एग्जेम्प्टेड के ऊपर क्लेम। हाँ, अगर यहाँ पे क्या होता कि वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज मेकिंग जीरो एज वेल एज जो है वो टैक्सेबल सप्लाई, तो फिर दोनों के ऊपर क्लेम होता। अगर एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल है तो टैक्सेबल और जीरो पे आप वो कैलकुलेट करते हैं, एग्जेम्प्टेड पे कभी भी ऐसी कैलकुलेशन आप नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब हो गया बी। 17, according to section 3(3) of sales tax act 1990 dash sales tax is applicable on the import and the supply of the goods specified in the 9th schedule of the sales tax act। 17% discounted rate और 9th शेड्यूल में भी जो रेट वहां पे बताए गए हैं वही रेट आपके एप्लीकेबल है, स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(5) of the sales tax, the federal government may levy and collect tax or extra rate amount up to 17% of value of such goods or class of goods in addition to the tax। तो गवर्नमेंट 17% भी इजाफी टैक्स लगाना चाहे तो वो लगा सकती। नॉर्मली जो लग्जरियस गुड्स होते हैं, जो लेयर के लिए यूज होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। 19वां सवाल, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट द टैक्स शैल बी विदहेल्ड एट द रेट ऑफ एज स्पेसिफाइड इन 11th, जो विद होल्डिंग टैक्स है उसका जिक्र जो है वो 11th शेड्यूल के अंदर मौजूद है।
19 का जवाब सी 11। 20वां सवाल, the federal government may specify any person or class of person as dash for the purpose of the deduction and deposit of the tax by notification in the official may appoint as withholding agent। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो withholding agent अपॉइंट कर सकती है। सी जवाब क्वेश्चन नंबर 20 का। 21, withholding agent shall deduct an amount out of the total sales tax showed in the tax invoice issued by supplier equal to 1/5 of total sales tax। जो withholding agent है वो इसको डिडक्ट कर सकता है। 22वां सवाल, it is necessary for the withholding agent to purchase taxable goods from registered person। वो registered person से कर सकता है, किसी और से परचेज नहीं करेगा। Where under unavoidable circumstances purchases by the withholding agent are made from an unregistered person, the sales are deducted by the withholding agent shall be 17%। ऊपर अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन से लेगा तो उसके लिए 1/5 का आएगा सेल्स टैक्स का टोटल का वो करेगा, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से होगा फिर पूरा 17% उसको पे करना पड़ेगा। 24 है जी, the withholding agent shall issue a certificate to the supplier showing there the name and registration description of the goods। दोनों चीजें यार, जहां पर भी कैसे सर्टिफिकेट होगा उसमें पूरी चीजें होंगी, नेम एंड रजिस्ट्रेशन भी होगा और डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, while making the payment of sales tax the supplier shall claim credit of input tax, the credit of the sales tax deducted by the withholding agent। दोनों क्लेम करेगा जनाब, ए और बी दोनों क्लेम करेगा। 25 का जवाब। 26 है, the non applicability of the provision of the sales tax special procedure withholding rule is not applicable in respect of the companies engaged in distribution of gas electricity। इनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है जो भी हमने पढ़ी है ऊपर। A retailer having annual turnover less than ₹5 million in respect of taxable supplies made by him is not required to pay sales tax, क्योंकि जो रेट है वो 10 मिलियन है, 1 करोड़ रुपया। उससे ज्यादा जिसका टर्नओवर होगा वो पे करेगा, अदरवाइज पे, यहाँ पे 5 मिलियन की बात है, 50 लाख की बात है, तो वो पे नहीं करेगा। is not required to pay the sales tax। 27वां सवाल। 28वां, a retailer paying sales tax on electricity bill basis is not required to be registered under the sales tax act। required to be registered optional for the retailer। जो रिटेलर कौन से वाले हैं, जो रिटेलर ये कम वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर रहे होते हैं, आप एक छोटा सा देख लें, जो आप कमर्शियल बिल होते हैं उसका एक जब अमाउंट बढ़ता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स वो आपको लगाना शुरू करते हैं, उसके ऊपर टैक्स डाल के भेज देते हैं जनाब, इसका मतलब है कि आपका कारोबार चल रहा है तभी आप इतने बिल अदा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं, इजाफी बिल आपको फिर भी कहते हैं पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती, आंखें बंद करके पता नहीं कितने जबरदस्ती टैक्स हमसे छीन लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं, फिर भी जनाब जब भी देखे हुकूमत कहती है ये पाकिस्तानी कौम जड़ी और टैक्स नहीं देती जनाब, कितने टैक्स नहीं देती। 29वें सवाल पे आ जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(8) ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, अभी देख लें कि 20-25 सवाल सारे के सारे किधर से बने हुए हैं, सिर्फ सेक्शन 3 के बने हुए हैं। थोड़ी सी कोशिश करें इसको अच्छे तरीके से करें। 3(8) of the sales tax act, in case of the supply of the natural gas to CNG station, the gas transmission and distribution company shall charge sales tax। कितना होगा? 17% ही होगा। 29वें सवाल के बाद 17%। According to section 3(9) of sales tax act 1990, sales tax will be charged from retailer other than those following under tier 1 through their monthly electricity bill is at the rate of 5% होगा जनाब। तो जो टायर 1 रिटेलर है वो बड़े वाले होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे कि ये टायर 1 कौन है और उसके ऊपर कितना कितना टैक्स होगा, लेकिन उससे हटकर 5% के हिसाब से क्या होगा, आपके मंथली उस बिल में वो सेल्स टैक्स डाल दिया जाएगा। According to section 3(9), sales tax will be charged at the rate of dash from the retailer other than those following under tier 1 through their monthly electricity bill if amount does not exceed ₹25,000। अगर आपके महीने का बिल 25,000 से कम है तो आपके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा? 7.5% होगा। ये सारी जो बातें पढ़ रहे हैं ना, ये सेल्स टैक्स एक्ट उसका कौन सा सेक्शन 3 है, आप जरा खोल लें ताकि आप उसको उधर से भी पढ़ के आ जाए कि सेल्स टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसकी जो ये क्लासेस है वो क्या करें, जरा अपनी किताबें खोल लें। और ये भी इसमें मैंने आपको जैसे बताया किताब के अंदर के सारे आपके क्लियर है। हमने कोशिश तो यही की है कि आपको बार बार किताबें अलग से ना लेनी पड़े, एक किताब के अंदर आपको तमाम चीजें मिल जाए। सेल्स टैक्स एक्ट है उसका आप सेक्शन 3 खोल लें, सेल्स टैक्स एक्ट सेक्शन 3 उसकी जो क्लास है, आप क्लास अगर 9 खोलेंगे तो वहां पर ये सारी की सारी बातें जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके वाले से ड्यू डेट है जनाब, ई इंटरमीडिएट हो गया, उसके साथ साथ आगे चलते जाएंगे मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूस, डिस्क्राइब,
31 इसमें आ गए जनाब। ये टायर 1 रिटेलर की अगर हम बात करें तो टायर 1 रिटेलर कौन होते हैं? ये इस बुक के जो है ना वो सेल्स टैक्स एक्ट के पेज नंबर 19 के ऊपर। टायर 1 रिटेलर वो होता है रिटेलर फॉलोइंग इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नेमली अ रिटेलर ऑपरेटिंग एज अ यूनिट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स। जो ये मेट्रो और इस किस्म के जो नेशनल और इंटरनेशनल चेन स्टोर होते हैं ये सारे किस में आते हैं? टायर 1 बड़े वाले रिटेलर्स के होते हैं। रिटेलर ऑपरेटिंग इन एन एयर कंडीशनर शॉपिंग मॉल, जो एयर कंडीशनर शॉपिंग मॉल में होते हैं वो भी सारे किस में आते हैं? टायर 1 में। रिटेलर हुज cumulative electricity bill during the immediately preceding 12 consecutive month exceeds rupees 1200,000। 12 लाख से ऊपर जिसका बिल होता है पूरे साल का, मतलब जो मंथली लाख रुपए बिल देता है वो किसमें फॉल करता है? टायर 1 रिलेशन में। तो देखिए जब लिखा हुआ ना कि 1200 तो पहले 12 से लिखे, आगे 1000 के 3 जीरो लगा दें, इसको जमा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 12 लाख। और 12 लाख उसका एनुअल है। तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर कर दिया गया कि जनाब जिसका इतना बिल होगा वो क्या होगा? वो आपका टायर 1 रिटेलर होगा। जो हम यहाँ से हमने शुरू किया था, क्वेश्चन किया था जनाब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(9), तो सेक्शन 3 इसकी क्लास 9 कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर अदर देन दोज फॉलोइंग इन टायर 1। वो भी हमने टायर 1 की बात कर रहे हैं ना, उनसे हटकर थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जो आपके टायर 1 वाले नहीं होंगे वो किस में जाएंगे? मंथली उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल से होगा। किस तरह? एट द रेट ऑफ 5% वेयर द मंथली बिल अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹25,000। अगर 25,000 से बिल उनका क्या है? नीचे नीचे, तो उनसे कितना टैक्स लिया जाएगा? 5% लिया जाएगा। और उसके बाद अगर 20,000 रुपीज से नीचे एट द रेट ऑफ 7.5% वेयर द मंथली बिल अमाउंट्स एक्सीड द अफोर्सेड अमाउंट एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर शैल डिपॉजिट द अमाउंट टू द। और अगर इससे ज्यादा कहां तक? 12 लाख। 12 लाख में मंथली उसको जम कर लेंगे। तो अगर वो टायर 1 में फॉल नहीं कर रहा और उसका बिल 25,000 से कम है, तो यहाँ पर सवाल में क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(9) ऑफ द सेल्स एक्ट टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर अदर देन दोज फॉलोइंग टायर 1 थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल एट द रेट ऑफ 5% अगर उनका अमाउंट 25,000 से क्या है? कम है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे मैं इसलिए मैंने किताब खोली थी। ये क्वेश्चन जो 31 है इसमें थोड़ी सी गलती है। एक्सीड 25,000 होगा तो फिर 7.5% होगा। देखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर क्या है कि वेयर द मंथली बिल अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹25,000 एट द रेट ऑफ 7, तो इधर क्या है आपको ऊपर वाले के लिए डज नॉट एक्सीड है कि जी एट द रेट ऑफ 5% वेयर द मंथली बिल डज नॉट एक्सीड ₹25,000, तो 5% है। एट द रेट ऑफ 7.5% वेयर मंथली बिल अमाउंट एक्सीड्स द अफोरसेड अमाउंट, इससे बढ़ जाएगा। और इससे तो बढ़ गया है लेकिन वो टायर 1 में नहीं आएगा। टायर 1 में आया तो उसके मुताबिक टैक्स देगा। अगर वो टायर 1 में नहीं आया तो फिर वो या 5% देगा या 7.5% देगा। अगर उसका जो टोटल बिल है वो 25,000 से कम है तो 5% के साथ में देगा। और अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा? वो उसका जो टैक्स है वो देगा आपके 7.5% के हिसाब से टैक्स उसको पे करना पड़ेगा जनाब। उसके बाद ये 31 क्वेश्चन को आप मेंशन कर ले, सही कर ले इसको। 32 में आ जाए जनाब। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(9) ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट सेल्स टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर अदर देन दोज फॉलोइंग इन टायर 1 थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल एट द रेट ऑफ डैश एंड डैश 5 एंड 7.5%। यहाँ पर भी थोड़ी सी क्वेश्चन की वर्डिंग वो बेहतर में टाइपिंग मिस्टेक आ गई है कि मंथली बिल डज एंड डज नॉट एक्सीड। तो यहाँ पर बात है कि जो 25,000 से नीचे है वो 5%, जो 25,000 से ऊपर है वो कितना हो जाएगा? वो 7.5% हो जाएगा जब तक वो टायर 1 में नहीं जाएगा। जब टायर 1 में जाएगा तो उसके असूल के मुताबिक वो टैक्स पे कर लेगा। उसके बाद है जी 133 में लिख बैठा हूँ, 33 है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(9) सेल्स टैक्स डैश ऑल डैश रिटेलर्स शैल इंटीग्रेट देयर रिटेलर आउटलेट विद बोर्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। तो ये टायर 1 रिटेलर की जिम्मेदारी है कि वो अपना जो मामला वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पे, ताकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास डायरेक्टली उनका रिकॉर्ड चला जाए कि सेल के सिस्टम क्या चलता है। प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स is provided under section -3B में जनाब excess tax का तरीकाकार है। Any person who has collected any tax which was not payable or which is in excess of the tax actually payable, then such amount shall be deemed to be an arrear। तो अगर कोई शख्स कोई इजाफी टैक्स किसी बंदे से ले लेता जो उसको नहीं लेना चाहिए था तो वो गवर्नमेंट उससे ऐसे ही वसूल करेगी जैसे एरियर ऑफ टैक्स के वसूल किया जाता है। आगे जनाब 36 the burden of proof that the incident of tax has been or has not been passed to the consumer shall be on the person जो टैक्स कलेक्ट करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है
कि टैक्स किसने पे किया और कैसे पे। सेक्शन 4 अभी आपको मैंने बताया किसके साथ डील करता है, जीरो रेटिंग सप्लाई के साथ करता है। गुड्स शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। कौन से वाले गुड्स स्पेसिफाइड इन द फिफ्थ शेड्यूल और एक्सपोर्टेड दोनों के ऊपर क्या टैक्स होगा, 0% होगा। जीरो रेटेड सप्लाई एग्जेम्प्टेड नहीं है, याद रखिए टैक्सेबल सप्लाई है बट टैक्स 0% उसका। गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द पाकिस्तान, जो आप पाकिस्तान से गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, 0% टैक्स देना पड़ेगा। आइटम ऑफ डैश शेड्यूल शैल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 0%। फिफ्थ शेड्यूल में जीरो रेटिंग सप्लाई है तो फिफ्थ आ जाएगा। जीरो रेटिंग अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 is also applicable in the case where goods may be dash specified for implementation of bilateral agreement आएगा जी, बी का जवाब बी हो जाएगा। सेक्शन 5 किस चीज के हवाले से डील करता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स है, सी जवाब है 43 का। 44 कहता है if there is a change in the rate of tax, a taxable supply made by a registered person shall be charged to tax at such rate as in force at time of supply। देखिए मैंने आज सप्लाई दी है और उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया, और जब मैं टैक्स पे करने का वक्त आता है तो पता चलता है कि अब टैक्स का रेट क्या हो चुका है, चेंज। तो जिस वक्त हर साल आपको पता है कि रिवाइज होते हैं, अब मिनी बजट आ गया फिर टैक्स का रेट क्या हो गया, रिवाइज हो गया। तो जिस वक्त वो आपने सप्लाई दी थी उस वक्त जो सेल्स टैक्स का रेट था उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना है, ना कि रिवाइज रेट। तो ऑप्शन ए टाइम ऑफ सप्लाई। 45 कहता है if there is a change in the rate of the tax, imported goods shall be charged to tax on the date on which a good declaration is presented if goods are entered for home consumption, and B जवाब है 45 का। 46 according to section 5B of Sales Tax Act, goods declaration is prescribed under section dash of in case of goods which are entered for home consumption 79 of Customs Act में लिखा हुआ जनाब, C जवाब है 46 का। 47 है कि according to section 5B of the Sales Tax Act where goods are declared from warehouse, then goods declaration for a clearance of such goods is presented under section 104 है Customs Act का। और 48 कहते हैं if tax is not paid within dash days of the goods declaration under section 104 of the Customs Act, the tax shall be charged at the rate as enforced on the date on which the tax is actually paid। 7 दिन कहते हैं अगर 7 दिन के अंदर टैक्स पे कर दिया तो पुराना रेट जो था, और अगर 7 दिन में पे ना दिया तो जो नया रेट होगा उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 49 है जी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट इफ देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। सेक्शन 5 है ही क्या, कहता है जी कि अगर आपने सप्लाई की थी तो टैक्स का कोई और अमाउंट था, रेट और था, और जब आपने उसको टैक्स को पे किया उस वक्त रेट और था, तो आपने कौन सा वाला रेट पे करना, पुराने वाला या नए वाला, ये सारी तफसील है। तो इसमें जी if there is a change in the rate of tax then the taxable supply made by a registered person shall be charged tax at such rate as enforced at the time of supply। ऊपर भी हम पढ़ गए सर, सोर्स इसको क्या कर दिया, क्वेश्चन को लेंथी कर दिया सर, बात है टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त जो रेट होगा वो आपको देना पड़ेगा। According to section 5 of the sales tax act, if there is a change in the rate of tax, imported goods shall be charged to tax at such rate as enforced in case goods are entered for home consumption on the rate of the goods declaration is presented। जो गुड्स, और अगर आप गुड्स डिक्लेरेशन के बाद 7 दिन के अंदर का टैक्स पे नहीं करते तो फिर किस रेट पर देना पड़ेगा आपको, जो उसका नया रेट होगा उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हमारे उस जो बुक है फेडरल एक्साइज एक्ट के हवाले से हमने बनाई हुई है, इसके इनकम टैक्स के हवाले से और जो सेल्स टैक्स के हवाले से एफबीआई इंस्पेक्टर के लिए, उसी के अंदर से हम एमसीक्यूज को क्या करते जा रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जा रहे हैं, ताकि हमने ऑलरेडी जो इसका सिलेबस है वो कवर कर लिया। हम कोशिश करें कि एमसीक्यूज की हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह एमसीक्यूज कर सके। अगला जो टेस्ट होगा आपका वो हमारी जो ये जो किताब मैंने आपको बताई है एफबीआर के हवाले से, इसके एमसीक्यू नंबर 151 से लेकर कल 251 तक इसलिए टेस्ट होगा। सैटरडे को मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी जाना, तो आपका जो कल टेस्ट होगा वो 151 से 250 तक 100 एमसीक्यूज का टेस्ट सेल्स टैक्स एक्ट के आपने याद करके आना है जनाब।